हरिओम। हरिओम तत्सत। आज हमारा लास्ट सेशन है। आई होप कि जो सेशंस है वो बहुत आपको काम में आएंगे। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। मन जो बाहर की तरफ भागता रहता है उसको अपनी तरफ लाइए। देखो, मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको अपने आप पर ध्यान देना है। अगर मन इधर उधर जाता है तो उसको जाने दो, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि मन वहां चला गया, आपको वापस मन को अपने पास लाना है। मन से झगड़ा नहीं करना है। अगर मन से आप लड़ते रहेंगे तो आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, यही करेंगे आप। तो आप एकदम ध्यान से सुखासन में बैठ जाइए। पीठ और सिर जो है एकदम एक सीध में रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये ज्ञान मुद्रा में बैठिए। और ज्ञान मुद्रा में जो आपके पंजे हैं वो घुटने पर होने चाहिए। क्यों? घुटने पे क्यों होना चाहिए? किसी को याद है? मैंने बताया था क्यों होना चाहिए। क्योंकि घुटने पर जो है, घुटने पर क्या होता है, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। देखो, आपके जितने भी ज्वाइंट हैं शरीर में, ये ज्वाइंट उंगली के, ये जितने भी ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है, ये सब ज्वाइंट पे क्या रहता है, एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी सेंटर होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सारे ज्वाइंट को मूवमेंट देना है। एनर्जी सेंटर अगर आपके ज्वाइंट के बराबर काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्राण एनर्जी पूरे शरीर में ठीक से नहीं जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, ज्वाइंट मूवमेंट करना है, ज्वाइंट को एक्टिवेट करना रहता है। ज्वाइंट कहाँ है? घुटने में है, ये आपका ज्वाइंट है, ये एड़ियां जो है ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट है। ठीक है? कंधा है, ये एक ज्वाइंट है। तो एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि आपको सारे ज्वाइंट को मूवमेंट देना होता है। एक्सरसाइज योगा में आपको ज्वाइंट का मूवमेंट करना होता है। इसका मतलब ऐसा हाथ कीजिए, ऐसा अंगूठ रखिए, इसको ऐसा ऐसा घुमाइए। ये आप क्या कर रहे हैं, आप कलाई के ज्वाइंट को मूवमेंट दे रहे हैं। 5 बार कीजिए क्लॉकवाइज, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करना रहता है। ठीक है? अभी मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों करना है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करनी होती है आपको। ठीक है? अगर कोई भी चीज क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ 5 बार, तो ये ध्यान में रखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है 5 बार। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम जो है उसी तरह से चलता है, तो उसको बैलेंस करना होता है। फिर ये कीजिए,
बार ऊपर, 5 बार नीचे, ये आप जॉइंट मूवमेंट करने हैं। फिर ये ठीक है। फिर देखो आपको ये सब धीरे धीरे करना है, गर्दन को तोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, थ्रोट चक्र। मैंने क्या बताया था, थ्रोट, शरीर में कितने चक्र होते हैं, मेन 7 चक्र है। ठीक है, कोई कोई लोग बोलते हैं 20 है, 21 है, कोई कोई ज्यादा बताते हैं, लेकिन हमारे योगा फिलॉसफी के हिसाब से मेन मेन जो मुख्य चक्र हैं वो 7 है। इसमें एक थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र यहाँ होता है। अगर आप एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, यहाँ पे थायराइड का ग्लैंड भी होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, नेक का एक्सरसाइज करना चाहिए, गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, 5 बार। ये जो नीचे वाला पार्ट है आपको छाती में लगना चाहिए। फिर गर्दन को बाईं तरफ, दाईं तरफ 5 बार ऐसे घुमाइए। इसको हम लोग बोलते हैं नेक एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, आपका थायराइड, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो इससे आपको फायदा होता है नेक एक्सरसाइज करने से। दूसरा है, ऐसा ऐसा आपको घुमाना है गर्दन। मैंने 5 बार इस तरह से घुमाया, अब आपको 5 बार उल्टा घुमाना है। देखो ज्यादा घुमाना नहीं है, कभी कभी किसी को चक्कर आता है, कुछ होता है, तो आप ज्यादा उसको घुमाइए मत। फिर दूसरा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हाथों को इस तरह से आगे रखिए। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर इसको 5 बार कीजिए। इससे आपको लंग्स का जो फंक्शंस है वो इम्प्रूव होता है। फिर देखो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसमें क्या करना रहता है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग कैसे हो रही है, अगर आप ध्यान देंगे तो छाती खुलती है, छाती बंद होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक्सरसाइज है। इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। योगा में इसे हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। देखो इस सब से क्या होता है,
आपका जॉइंट मूवमेंट होता है। आपके सारे जितने भी शरीर के जॉइंट हैं उनको आपको एक्टिवेट करना है। अगर आप रोज 10 मिनट आपने सारे जॉइंट के एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फायदा होता है, क्योंकि जॉइंट पे जो एनर्जी सेंटर हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आपको ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठना है। घुटने पे पंजे को अपने हथेलियों को रखना है। क्यों रखना रहता है? क्योंकि घुटने पर एनर्जी सेंटर होते हैं, और इस तरह से रखने से क्या होता है, वो एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होता है। ये क्या है? ज्ञान मुद्रा। देखो, अगर अगर आप ऐसा करते हैं, देखो आपको एक, अगर आपको एनर्जी फील करनी है, एनर्जी, लाइफ एनर्जी, प्राण एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, तो आप एक एक्सरसाइज, एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एकदम पूरा स्ट्रेट बैठ जाइए और इस तरह से हाथों को, आप एकदम अपने हाथों के पंजे पे ध्यान दीजिए, पाम्स पे। यू हैव टू पुट योर अटेंशन ऑन योर पाम्स। मेरी तरफ देखिए और जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आप कीजिए। आपको फील होगा कि दोनों हाथों के बीच में एनर्जी का प्रेशर अब बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राणिक एनर्जी, लाइफ एनर्जी। इसका प्रेशर बनता है। क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथों में जो प्राण की एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। उसको आप फील कीजिए, सेंस करने का कोशिश कीजिए। जब आप हाथ नजदीक में लाते हैं तो एक प्रेशर बनता है, जब दूर पड़ते हैं तब प्रेशर हट जाता है। फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप अगर बहुत ही ध्यान से महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एनर्जी जो है, जब आप हथेलियां नजदीक आती है तो एनर्जी का प्रेशर बनता है दोनों हाथों के बीच में। इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। अटेंशन करके ही आपको ये महसूस हो सकता है। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, फिर से आप फील कीजिए। एकदम नजदीक में लाइए और फील कीजिए, वहां पे प्रेशर बनता है दोनों हाथों के बीच में। दोनों हाथों को टच नहीं करना है। फिर हटाइए, थोड़ा दूर कीजिए। आपको लगेगा कि एनर्जी प्रेशर बन रहा है, रिलीज हो रहा है। होता है, आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर। अच्छा, सबसे बेस्ट आप ये दोनों उंगलियों को टच कीजिए। आपको पल्स वहां पे फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? फील होता है पल्स।
एकदम हल्के से दोनों उंगलियों को टच कीजिए, अंगूठे को, थंब और इंडेक्स फिंगर को एकदम धीरे से, और उसको फील कीजिए, वहां पे पल्स आपको महसूस होता है। हुआ? तो योगा मतलब क्या होता है? योगा मतलब आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी। आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो लगभग मर गई है, विच इज ऑलरेडी ऑन इट्स डेथ बेड, वो सेंसिटिविटी को आपको बढ़ाना है। तो ये सब तरीके हैं जिससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। आपको आपके सेंसिटिव, मैंने क्या बताया था, योगा क्या है? एक्सपांशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपका जो चैतन्य है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाना। उसको बढ़ाना मतलब योगा। तो आपको अगर बढ़ाना है, देखो जब भी आप हाथ का ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका अटेंशन मूवमेंट पे होना चाहिए, न कि आप सोचना चाहिए। आपको सोचना नहीं है, आपको अटेंशन करना है। यू हैव टू पुट योर अटेंशन ऑन योर फिंगर मूवमेंट्स। आपको पता चलेगा। ठीक है, ये सब क्या है? अगर आप हाथ ऐसा करते हैं तो आपको फील करना है कि मैं हाथ ऐसा कर रहा हूँ, हाथ ऐसा कर रहा हूँ। आपको बेहोशी में नहीं करना है ये सब। मैंने क्या बताया था, आसन से क्या होता है? आसन का मतलब क्या है? आपको शरीर के जितने भी मूवमेंट हैं उस पे आपको अटेंशन देना है, उस पे ध्यान देना है। ध्यान क्यों देना है? क्योंकि आपका जो माइंड है, जो थॉट्स है, वो बाहर की तरफ भागते हैं। तो जो माइंड आपका बाहर की तरफ भागता है उसको आपको अपनी तरफ लाना है। तो आसन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि आपका माइंड जो है आउटवर्ड है, एक्सट्रोवर्टेड है। इसको हमारा माइंड नॉर्मली एक्सट्रोवर्टेड होता है, उसको इंट्रोवर्टेड करना है, इंट्रोवर्ट मोड में लाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जॉइंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एक जरूरी चीज। ठीक है, आपके शरीर के जितने भी जॉइंट हैं उनको आपको मूवमेंट एक्टिवेट करना है, मूवमेंट करना है। अगर आप रोज 10 मिनट ये करेंगे, फिर पैर में जो मूवमेंट है, मैंने कल बताया था ना, पैर मूवमेंट कैसे करना है। आपको पैर आगे की तरफ कीजिए और पंजे को घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इससे क्या होता है? ज्वाइंट मूवमेंट होता है। अच्छा, कल मैंने बताया था इसको कौन सा आसन बोलते हैं? ये जो अभी आप जिस पोज में बैठे हैं, इसको कौन सा आसन बोलते हैं? दंडासन। दंडासन। ठीक है, तो आपको पैरों को मूवमेंट देना है, पैर की पसलियों को, हड्डियों को मूवमेंट देना है। अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम है तो हाथ क्या कीजिए, घुटने पे रखिए, ऐसा ऐसा रखिए, और उसको ऐसा 5 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों घुटने पे ये करना है। इससे आपको क्या होगा? आपको जॉइंट में अगर दर्द है तो उससे फायदा होता है। हल्के से करना है, एकदम दबा नहीं देना है। ठीक है, हल्के से आप उसको रगड़िए, हाथों को इस तरह से रखना है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
हम्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपालभाति। कपालभाति कौन सी क्रिया है? षट क्रिया है। इसके लिए करते हैं कपालभाति हम लोग, क्लीनिंग के लिए। देखो योगासन में क्या बोला जाता है कि अगर योगासन शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? षटकर्म। षटकर्म में कितने मेथड हैं? 6। कौन कौन सा? कपालभाति, नेति, धौती, नवली, त्राटक। ये 6 क्रियाएं हैं जिससे आपको शरीर की शुद्धि करनी होती है। शरीर की शुद्धि करने के बाद आपका शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, तब आप आसन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। हठ योगा के हिसाब से आपको पहले षट क्रिया करनी चाहिए। षट क्रिया 2-3 महीने करने के बाद तब आपको आसन पे जाना चाहिए। ये हठ योगा के हिसाब से है, पतंजलि के हिसाब से नहीं। ठीक, अलग अलग योगियों ने अलग अलग प्रकार के चीजें बोली है। ठीक है। आपको क्या करना है, किसी एक योगा का जो मेथड है उसको फॉलो करना है, तब आपको दूसरे मेथड पे ध्यान नहीं देना है। आप एक ही मेथड को फॉलो कीजिए और उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होइए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बॉडी से ना एनर्जी बाहर की तरफ हमेशा निकलती रहती है, हमेशा बाहर जाती रहती है एनर्जी। बॉडी से एनर्जी बाहर की तरफ जाती रहती है। इससे क्या होता है, इससे ये देखो, ये हमने क्या किया है, एक सर्कल। इससे क्या होता है, सर्कल बनता है। इससे क्या, मुद्रा से क्या होता है, सर्कल बनता है। सर्कल, शरीर में एक सर्कल बनता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी बाहर की तरफ नहीं जाती है, वो घूम के आपके शरीर में फिर से आती है। ठीक है। मुद्रा विज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा साइंस। मुद्रा साइंस जो है बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है योगा का। और मुद्रा विज्ञान जनरली क्या होता है, हठ आसन करने के बाद की क्रिया है ये मुद्रा। मुद्रा में क्या होता है, आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है। आपके जो एनर्जी का जो फ्लो है आपके शरीर में, उसको आपको सेंस करना होता है, उसको फील करना होता है। तो बहुत सारे मुद्राएं हैं, लगभग 21 हैं। कोई लोग 11 बोलते हैं, कोई 21 बोलते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं और उन मुद्राओं से बहुत सारे लाभ होते हैं। प्राण मुद्रा, योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं। वो एक अलग प्रकार का योगिक विज्ञान, योगिक साइंस है। तो ये जब भी हम कोई आसन करते हैं और साथ में मुद्रा करते हैं तो क्या होता है, आसन का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो बढ़ता है। ठीक है। हम लोग को आसन के साथ साथ अगर हम मुद्रा का भी अभ्यास करें तो क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है। इसीलिए जनरली क्या होता है, आसन के समय हम कोई मुद्रा को भी अपनाते हैं। ठीक है। अब हम कपालभाति करेंगे 11 बार। कपालभाति में क्या करना है, आपको सांस जो है फोर्स लगा के सांस को बाहर छोड़ना है।
इसको हम कहते हैं कपालभाति। इसके बाद हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दें, अपने सांसों पर ध्यान दें। सांस जो है अंदर की तरफ आ रही है, बाहर जा रही है। ठंडी हवा जो है आपके नाक से अंदर की तरफ जा रही है और बाहर निकलते समय आप जो हवा होती है वो गर्म होती है। अच्छा, किसी ने फील किया है कि अंदर जाते समय ठंडा होता है और बाहर जाते समय गर्म होता है? अच्छा, दूसरी बात, जब सांस अंदर की तरफ आती है तो ये फूलता है, आप ध्यान देंगे तो ये जो है फूलता है। जब आप बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब भी ये फूलता है। आपका जो हवा है बाहर निकलते समय अंदर की जो सरफेस है उसको टच करता है, उसको आपको फील करना है। सांस जो है नाक से होते हुए, गले से होते हुए कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है। फिर आपका पेट आगे की तरफ बढ़ता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, फिर सांस जो है लंग से बाहर, गर्दन से होते हुए नाक से बाहर जाती है। आपको ये पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस को फील करना है, समझना है कि जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, वो कहाँ कहाँ जा रही है। छाती भी आपकी फूलती है जब आप सांस लेते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो छाती अंदर की तरफ जाती है। तो आपको ब्रीदिंग को फील करना है, सेंस करना है। ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, अपनी सांसों पे। सांस अंदर आ रही है, नाक से होते हुए, गले से होते हुए, फिर छाती में, लंग्स में जा रही है। फिर आपका पेट बाहर आ गया, छाती बाहर आ जाती है। फिर सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है, छाती अंदर जाती है। लंग से हवा जो है गर्दन से होते हुए, नाक से होते हुए बाहर जाती है। आपको अगर ये फील आप अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इससे क्या होता है, माइंड जो है शांत हो जाता है। माइंड जो है अगर आपका अशांत है तो ये ब्रीदिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो माइंड जो है शांत हो जाता है। आप इसको करके देखिए, कभी भी आपको इसमें लाभ होगा। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप शांति से बैठ जाइए और सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। आपकी सांस कैसे होनी चाहिए, मैंने क्या बताया था? स्लो होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और एक सुर में होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। देखो, हमारी सांस जो चलती है, दिन भर हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो हमेशा रिदम में नहीं होती है। दिन भर वो डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, हमने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत जो है सांस एकदम ऊपर नीचे होने लगती है, फास्ट चलने लगती है। आप गुस्सा हो जाते हो तो सांस जो है फास्ट चलने लगती है। तो दिन भर हमारी सांस जो है डिस्टर्ब रहती है। आपको क्या करना है, उसको एक रिदम में लाना है, रिदम, और वो गहरा होना चाहिए। ठीक है, आपको सांस को धीमा करना है, स्लो करना है। थोड़ी देर के लिए आप सांसों पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, योगिक ब्रीदिंग करेंगे। सब लोग 5 बार योगिक ब्रीदिंग कीजिए।
सबसे पहले आपका पेट बाहर आता है, फिर छाती बाहर आती है, फिर कंधे को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ठीक है, सांस लेते समय क्या करना है, पेट बाहर आ रहा है, फिर छाती को थोड़ा आगे की तरफ कीजिए, इसके बाद कंधे को ऊपर की तरफ कीजिए, इसके बाद सांस छोड़ते समय कंधे को नीचे करना है, छाती को अंदर करना है और पेट अंदर करना है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग इज कंप्लीट ब्रीदिंग। आपको कम से कम 2-3 महीना अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नाड़ी शुद्धि करते हैं। नाड़ी शुद्धि क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या होता है, आज्ञा चक्र। यहाँ पे मैंने उंगलियां रखी है, सिर्फ आपको टच करना है, अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना है, इसको बंद करना है, बस। आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। 5 बार जो है बाएं नाक से सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद दाहिनी नाक से आपको 5 बार सांस छोड़नी है, सांस लेनी है और छोड़नी है 5 बार दाहिने नाक से। दाहिने नाक को क्या बोलते हैं, पिंगला। बाएं को क्या बोलते हैं, इड़ा। तो दाहिने नाक से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद क्या करना है, बाएं नाक से 5 काउंट, मन में जो है 1 2 3 4 5 ऐसा गिनिए, 5 काउंट तक आपको सांस अंदर लेनी है, फिर 5 काउंट में छोड़नी है बाएं नाक से। फिर दाहिने नाक से 5 काउंट करते हुए सांस अंदर लेनी है और 5 काउंट होने तक छोड़नी है। देखो मैंने जब कहा 5 काउंट तक छोड़नी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बढ़ा दो उसको। देखो इससे क्या करना है, ये हमारा जो ब्रीदिंग है बाएं नाक से और दाहिने नाक से, उसको आपको इक्वल करना है, उसको बैलेंस करना है। इसके लिए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। अगर आप 5 बार काउंट कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, उतनी बार कीजिए। ठीक है, इसके बाद 5 बार काउंट करके बाएं नाक से सांस लीजिए और दाहिने नाक से 5 काउंट करने तक छोड़िए। फिर आपको दाहिने नाक से 5 काउंट होने तक सांस अंदर लेनी है और बाएं नाक से 5 काउंट तक छोड़नी है। तो आपको लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस क्रिया को आप 10 बार कीजिए। देखो ये जो ब्रीदिंग के जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, उसको जनरली दिन में 4 बार करना चाहिए, सवेरे, दोपहर को, शाम को और रात को। अगर आप कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने करते रहेंगे तो आपका नाड़ी शुद्धि, आपकी नाड़ियां जो है प्राण की, वो थोड़ी बहुत शुद्ध हो जाती हैं। प्राणिक चैनल्स में, प्राणिक के जो चैनल हैं, जो नाड़ियां हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज है, देखो सारी बीमारियां क्यों होती हैं, क्योंकि प्राणिक जो नाड़ियां होती हैं, चैनल होती है प्राण की,
उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। जब उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा तो क्या होगा, किसी भी शरीर के पार्ट को प्राण ठीक से नहीं पहुंचता है वहां तक। तब क्या होगा, तब बीमारियां होती हैं। और ये ब्लॉकेज ज्यादा करके मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। ठीक है, आपके अंदर अगर मेंटल प्रॉब्लम है, चिंता है, स्ट्रेस है, तो क्या होता है, वो जो स्ट्रेस है आपको फिजिकल लेवल पे फैलता है, फिजिकल लेवल पे चला जाता है। आपका जो प्राण का एनर्जी के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो प्राण का जो एनर्जी का जो चैनलिंग है पूरे शरीर में वो ठीक से नहीं होता है, तब आपको बीमारी होती है। ठीक है, तो ये होता है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का जो आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेप क्या होता है, आपको 5 काउंट सांस अंदर लेनी है और 10 काउंट बाहर छोड़नी है। ठीक है, उसको करके देखिए। बाएं नाक से 5 काउंट अंदर लीजिए सांस, दाहिने नाक से छोड़िए 10 काउंट तक, फिर दाहिने नाक से 5 काउंट सांस अंदर लीजिए और बाएं नाक से 10 काउंट होने तक छोड़िए। ये जो है नाड़ी शुद्धि का फाइनल स्टेज है, इसी को, यही फाइनल है, इसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जब हम सांस छोड़ते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो हवा रह जाती है, पूरा हवा बाहर नहीं जाती है, पूरी हवा जो है बाहर नहीं जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं कुछ हवा जो है लंग्स में, फेफड़े में रह जाती है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो उसका लंग्स का क्लीनिंग होता है। ठीक है, ये हो गया नाड़ी शुद्धि। इसको हम लोग बोलते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसको बहुत लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, देखो आपको सांस कहीं भी रोकना नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, सांस लीजिए और फिर होल्ड कीजिए थोड़ी देर तक, थोड़ा टाइम तक रुकिए फिर सांस छोड़िए। तो आपको होल्ड करना नहीं है कभी भी। होल्ड, देखो सांस को रोकने की जो क्रिया है, जैसे मैंने बाएं नाक से सांस लिया और फिर थोड़ा देर रोक दिया, फिर दाहिने नाक से छोड़ा, जो रोकने की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं कुंभक। इसको हम लोग बोलते हैं कुंभक। लेकिन जो रोकने की जो क्रिया है वो 4-6 महीना बिना रोके पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, इसके बाद ही करना चाहिए। इसके पहले आपको सांस रोकने की क्रिया पे ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, उससे नुकसान होता है आपके फेफड़े को, आपके लंग्स को, हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, वो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए सबसे पहले 4-6 महीना आपको नॉर्मल ब्रीदिंग, नाड़ी शुद्धि करनी है, इसके बाद होल्ड करने की क्रिया करनी है आपको। ठीक है, अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मैंने बताया था क्या करना है, उंगलियों को इस तरह से रखना है, सांस अंदर लीजिए और बाहर, सांस जब बाहर जा रही है तब क्या करना है आपको, फीमेल बी का साउंड करना है। ठीक है, जो आप साउंड कर रहे होते हैं वो साउंड जो है पूरे सिर में जो है वाइब्रेट करता है, पूरे सिर के अंदर, उसको आपको फील करना है। आपको नॉर्मल सांस लेनी है और सांस छोड़ते समय क्या करना है,
फीमेल बी, मादा मधुमक्खी का आवाज करना है बिना मुंह खोले। ठीक है, कानों को इसलिए बंद रखना है ताकि बाहर की जो आवाज है वो आपके कान में न जाए, इसलिए आपको कान को बंद रखना है। तो जो आप साउंड करते हैं वो साउंड जो है पूरे सिर में घूमता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन उसको फील कीजिए। साउंड आपके सिर में जो साउंड वाइब्रेशंस है उसको आपको फील करना है, साउंड को। इसको हम लोग बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा मैंने बताया था पादधीरासन। पादधीरासन में क्या होता है, ऐसे करने हैं जिसको आपको, इससे बैलेंसिंग होता है। ठीक है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो क्रिया है उसको बैलेंस करता है ये पादधीरासन। पूरी तरह से मुट्ठी बांधना है, मुट्ठी को ऐसा रखना है और इसको भी ऐसा रखना है। ठीक है, सारा प्रॉब्लम जो है आपका ईड़ा और पिंगला का जो क्रिया है उसमें बैलेंस नहीं है, सारा प्रॉब्लम उसी की वजह से होता है। तो ये नाड़ी शुद्धि से क्या होता है, ब्रीदिंग जो है बैलेंस होता है, रिदम बढ़ता है, स्लो बनता है और डीप होता है। ठीक है, और दूसरा एक मैंने बताया था वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं, आपको इस तरह से खड़ा रहना है और ऐसा बैठ जाना है। आपको हाथ ऐसा रखना है, इसको हम बोलते हैं वज्रासन। ये आप खाने के बाद भी, खाने के पहले भी, कभी भी कर सकते हैं। और खाने के बाद अगर आपने किया तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपको फायदा होता है। ठीक है, वज्रासन करने से आपको, आपकी जो पाचन क्रिया है पेट की, उसमें फायदा होता है। तो खाना खाने के बाद भी आप तुरंत इसको कर सकते हैं। देखो जितने भी आसन होते हैं उसमें सिर्फ वज्रासन ही खाने के बाद कर सकते हैं आप, दूसरे कोई भी आसन मत कीजिए। खाली वज्रासन जो है यही अलाउड है खाने के बाद करने के लिए। इससे क्या होता है, पाचन क्रिया में आपको फायदा होता है। वज्रासन अगर आप रोज 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट, और वज्रासन पे बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस आ रही है, जा रही है, बस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वज्रासन। दूसरा मैंने बताया था शवासन, जो है सो के, जो है पीठ के बल सो के आपको करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शवासन। ठीक है, शवासन से आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। और शवासन जो है सबसे पावरफुल क्रिया है रिलैक्सेशन की, शवासन। शवासन का कुछ एडवांस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, शवासन में हम लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी को छोड़ के आपको फील हो सकता है आपकी बॉडी पूरी तरह से। देखो शवासन का क्या अर्थ है, शव का क्या मीनिंग है, डेड बॉडी। जब आप पीठ के बल सोते हैं, पीठ के बल शवासन में, तो आपको फील क्या करना है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से डेड हो गई है। ठीक है,
और जितने भी जॉइंट हैं, जहां भी टेंशन है बॉडी में, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप ध्यान देंगे वो टेंशन निकल जाएगा। देखिए, अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो आपको क्या करना है, सिर्फ दर्द के ऊपर ध्यान देना है। दर्द को सहना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको दर्द पे ध्यान देना है, जहां पे दर्द हो रहा है। आपको दर्द कंट्रोल नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए, अटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप अटेंशन देंगे तो आपको दर्द में फायदा होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, गुस्से पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तो गुस्सा जो है अपने आप निकल जाता है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब बहुत लोग सिखाते हैं कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, एक चीज आप पे ध्यान दीजिए। लोग क्या करते हैं, एंगर मैनेजमेंट का वर्कशॉप सिखाते हैं, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। तो कोई कोई होते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल कैसे करूं, उन लोगों का प्रश्न रहता है ये। ठीक है। तो एक होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, लोग आपको गुस्सा किस किस वजह से आता है इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज, आपको किस चीज से गुस्सा आता है उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कौन कर रहा है? एनालाइज कौन कर रहा है? कौन करता है? एनालाइज कौन करता है? आपका गुरु जिसके पास आप गए हो। ठीक है। वो क्या करता है, आपके गुस्से को एनालाइज करता है, आपको कब कब गुस्सा आता है। एनालाइज करता है कि नहीं करता है? गुस्सा आपको आ रहा है, एनालाइज वो कर रहा है। ठीक है। फिर आपको क्या, हम क्या करते हैं, गुस्से को अलग रखते हैं, ये गुस्सा और ये मैं, जो एंगर है वो अलग है और आप अलग हो। फिर आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। तो एनालाइज, देखो, एनालिसिस एनालिसिस जो एनालिसिस होती है वो कभी भी पूरी परफेक्ट नहीं हो सकती है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए। किसी भी चीज का एनालिसिस जो रहता है वो आपके ज्ञान पे, आपका नॉलेज के ऊपर, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, योर स्किल्स। सो ऑल द एनालिसिस प्रोसेस इज नेवर कंप्लीट। आप इस बात को समझिए। आपको जो एनालिसिस प्रोसेस होता है किसी भी चीज का, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ गुस्से का नहीं, किसी भी चीज का जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस कैसे कौन करता है, आप ही करोगे। एनालिसिस आप ही करते हो। आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सपीरियंस है, उसी से आप करते हो। ठीक है। उसी से आप करते हो तो क्या होता है, वो एनालिसिस लिमिटेड होता है, उसकी एक सीमा होती है। तो कभी भी एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का एनालिसिस परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात पे आपको ये चीज समझनी है कि एंगर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर द एंगर। गुस्सा आप खुद हो। देखो, जब मैं लोभ करता हूं तो ऐसा नहीं है कि लोभ अलग है, ग्रीड इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट। नो, यू आर द ग्रीड, यू आर द एंगर।
देखो लोग क्या बोलते हैं, मुझे बहुत चिंता होती है, आई एम हैविंग एंजाइटी, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं? फिर आप क्या करते हो, एंजाइटी को एनालिसिस करते हो उसका। अब प्रॉब्लम यही है कि एंजाइटी कौन हो रहा है, आप ही हो रहे हो, फिर आप ही उसका एनालिसिस भी करते हो, तो आप जो है गलत सर्कल में घुस रहे हो। देखो यू आर एंजाइटी, ये बात आप समझिए। आप खुद जो है लोभ हो, ग्रीड हो, गुस्सा हो, गुस्सा कोई और नहीं है, कोई बाहर का चीज नहीं है, आप ही गुस्सा हो। अगर आप सिर्फ गुस्सा जब आता है, आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे तो गुस्सा निकल जाता है। आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अटेंशन देना है, ध्यान देना है गुस्से को, लोभ को। आपके एंजाइटी अगर है, एंजाइटी है तो आप एनालिसिस मत कीजिए, एंजाइटी को समझिए। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, और एनालिसिस से कभी भी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। ठीक है, जैसे कोई आदत होती है, सिगरेट फूकने की आदत है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत ये करते हैं, एक महीना छोड़ देते हैं, फिर एक महीने के बाद फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग तो आई नहीं। मेन चीज है आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंदर का समझ जो है, समझ जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। अगर आप समझ गए अंदर से बाय हार्ट, नॉट बाय माइंड। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सारी चीजों को माइंड से समझ लेते हैं, अपने बुद्धि से बस, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको बुद्धि और हार्ट, दिल, इन दोनों से समझना है आपको, ठीक, तब समझ आपकी पूरी होती है। ठीक है, जैसे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आग में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि आग में हाथ डालने से क्या होता है, हाथ आपका जल जाएगा, आपको पता है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आग में हाथ डालूंगा तो हाथ जो है जल जाएगा, इसलिए आप कभी भी हाथ, आग में हाथ नहीं डालोगे। इसके लिए आप किसी गुरु के पास नहीं जाते हो। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपके घर में आग लग गई है तो उससे बचने के लिए आप किसी गुरु के पास नहीं जाते हो, आप खुद ही उसको हैंडल करते हो। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही आपकी प्रॉब्लम को समझना है, समझना है, मैंने बोला है, बुद्धि से नहीं, बुद्धि और दिल, हार्ट, दोनों से। जिस दिन आप प्रॉब्लम को समझ लेंगे उसी दिन आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सिगरेट फूकना जो है हानिकारक है, इससे मुझे नुकसान होता है, उसी दिन आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। जिस दिन आपको पता चलता है कि माइंड जो है गेम खेलता है मेरे साथ, सारा प्रॉब्लम माइंड की वजह से है, थॉट्स की वजह से है, विचारों की वजह से है, सारा प्रॉब्लम, आप जिस दिन अंदर से समझ जाएंगे उसी दिन आप अपने आप ही, आपका माइंड शांत हो जाएगा। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं, देखो ये समझना है आपको ही है, खुद का प्रॉब्लम आपको खुद ही समझना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ जाएंगे कि माइंड की थॉट्स की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, देखो ये समझना जो है अंदर से होना चाहिए, एकदम दिल से, तो आप अपने आप ही अपने माइंड को आप चलने नहीं देंगे, फिर ज्यादा शांत कर लेंगे अपने आप ही। देखो माइंड में जो थॉट्स होता है कोई और नहीं चलाता है, आप ही चलाते हो।
आप ही चलाते हो थॉट्स, विचार जो है आप ही हो, माइंड भी आप ही हो, आत्मा भी आप ही हो, सब आप ही हो। यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप ये चीज समझेंगे आपका माइंड शांत हो जाएगा, आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। जब भी आपको थॉट्स की जरूरत पड़ेगी सोचने विचारने की, तब सोचिए। देखो नॉर्मली क्या है, दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं दिन भर बिना काम के। तो आपके विचार जब जरूरत होगी तभी आप चलाओगे अपने आप ही। जब जरूरत पड़ेगी तब थॉट्स का उपयोग कीजिए, माइंड का उपयोग कीजिए, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब उसका उपयोग मत कीजिए बस। और इसी को हम बोलते हैं मेडिटेशन, इसी को हम बोलते हैं ध्यान, अटेंशन। ठीक है। सो आज जो है, आज का सेशन जो है लास्ट सेशन है। आप सभी ने मेरे योगा रिसर्च प्रोजेक्ट में सभी ने मतलब सहयोग दिया, कोऑपरेशन किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी फ्यूचर में मैं दूसरे भी योगा के वर्कशॉप का अरेंजमेंट करूंगा, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बताता रहूंगा कि कौन सा वर्कशॉप किस दिन है। अगली बार मेरी ये कोशिश होगी कि अगला वर्कशॉप रोज होगा और सामने होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा वर्कशॉप जो है ऑनलाइन की जगह पर ऑनलाइन सामने, मतलब सामने बैठ के होना चाहिए। तो योगा में भी बहुत से मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, सबको एक ही साथ एक ही वर्कशॉप में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी योगा में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं जो है उस वर्कशॉप का अरेंजमेंट कर सकता हूँ और फिर हम उसको कर सकते हैं वर्कशॉप। ठीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर कंप्लीटिंग माय रिसर्च प्रोजेक्ट। और आपको कभी भी योगा के बारे में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं या मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। तनाव कम करने के लिए जो आपने योगा बताया है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है बराबर। तनाव कम करने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन फिर भी तनाव तो जाता नहीं है। नहीं ना, आवाज कम है थोड़ा। देखो फिर अभी मैंने क्या बोला था, तनाव से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम है? एंजाइटी आपको ये समझना है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने आप उससे दूर हो जाएंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। देखो ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज है, अभ्यास है, नाड़ी शुद्धि और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी, इससे तनाव कम होता है। प्राणायाम करने से तनाव, एंजाइटी कम होता है। ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइज मैंने बताए हैं वो करने से तनाव 100% कम होता है। दूसरा कम कैसे होता है, दूसरा एक तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए कि इस तनाव से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ बुद्धि से नहीं,
आपको दिल से अंदर से समझ में आना चाहिए कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बस आप समझ जाएंगे तो अपने आप ही तनाव हट जाएगा। हेलो, हाँ सुनिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शुद्धि कीजिए, तनाव आपका कम होता है उससे। ओके, थैंक यू। देखो दूसरा और एक चीज है, दूसरी एक बात है। दूसरी बात क्या है, अगर घर में अंधेरा है तो आप अंधेरे को धकेलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो असंभव काम है, असंभव। आपको क्या करना है, आपको लाइट जलानी है। आपको खाली यही समझना है कि अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे को धक्का देने की जरूरत नहीं है होती है, आपको लाइट जलाना रहता है, लाइट। लोग जो है अंधेरे को हटाने में लगे हैं। आप जिंदगी भर अंधेरा हटाते रहेंगे, अंधेरा कभी नहीं हटता है। आपको लाइट जलानी है, लाइट यानी अंडरस्टैंडिंग। लाइट मतलब क्या है, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ। ठीक है, और वो लाइट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से और भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी समझ बढ़ती है। जब आपकी समझ बढ़ेगी तो अपने आप अपने प्रॉब्लम से आप हट जाओगे। आपका प्रॉब्लम और कोई नहीं हटा सकता है, आपका प्रॉब्लम आपको ही समझना है और उससे हटना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हेलो, अच्छा दूसरा एक बात है कि लोग जो है, मुझे कुछ लोग पूछने लगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम वही है जो मैंने बोला, आप जिंदगी भर अंधेरे को हटाते रहते हो। देखो, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी का खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। हम क्या करते हैं जिंदगी भर, क्या खाना क्या पीना, इसी में जिंदगी निकाल देते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। आपका ध्यान जो है, आपका ये खाना है ये नहीं खाना चाहिए, उसी पे लगा रहता है। दिन भर आप यही सोचते रहते हो। और एक्चुअल जो है, आपका जो माइंड का जो प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है, उसको आपको ध्यान उस पे देना है। आपको लाइट जलानी है, लाइट। ठीक है, देखो शुरुआत में आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ये सत्य है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। अगर देखो, बहुत सारे योगी जो है, स्वामी विवेकानंद खुद नॉन वेजिटेरियन थे। स्वामी विवेकानंद भी नॉन वेजिटेरियन थे, रामकृष्ण परमहंस भी नॉन वेजिटेरियन थे। अगर कोई ये बोलता है कि कोई मांसाहारी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, ये गलत है। अध्यात्म का शाकाहारी भोजन से कुछ लेना देना नहीं है, सारा लेना देना जो है माइंड का है। आपका मन अगर शुद्ध होगा, मन शांत होगा, तो अपने आप ही आप जो है शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध विचार करेंगे, सब काम अपने आप होता है। क्योंकि माइंड जो है, माइंड ही लाइट है, जिसको आपको जगाना है, वही मेन है। सारा प्रॉब्लम माइंड का है, थॉट्स का है, थिंकिंग का है। उसको ही आप, उसको अगर आप बराबर कर लेंगे तो सारा चीज अपने आप। क्योंकि जब मैं ज्यादा थॉट्स कर लेती हूँ ना, तब मेरे बॉडी में बहुत पेन होने लगता है। और जब थॉट्स नहीं, जब ज्यादा थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, तब मेरे बॉडी में बहुत पेन होता है।
और जब थॉट्स नहीं रहते हैं, मैं जैसे कहीं बहुत बिजी हूँ और दिमाग में थॉट्स नहीं चल रहे, तब बॉडी में कहीं पेन नहीं रहता है मुझे। बराबर। मैंने क्या बताया था, आपका जो मन का जो प्रॉब्लम्स है, देखो मैंने शुरुआत में क्या बताया था, एक प्राणमय कोश है, फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी है जो दिखता है। दूसरा है प्राणिक बॉडी, प्राणिक शरीर। तीसरा शरीर है मन शरीर, मानसिक बॉडी, मेंटल बॉडी। ये 3 बॉडी है। अगर आपके मेंटल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने बोला थॉट्स ज्यादा है, ज्यादा हो जाते हैं, अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, जब ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, वो थॉट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके प्राणिक बॉडी में जाता है। फिर प्राणिक बॉडी में अगर गया तो क्या होता है, प्राणिक एनर्जी का जो चैनलिंग है, एनर्जी, प्राण की जो एनर्जी है पूरे शरीर में जाती है, वो डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब कैसे होती है, तब नाड़ी में, प्राण की जो नाड़ियां हैं उसमें ब्लॉकेज आते हैं। उसमें अगर ब्लॉकेज आ गए तब क्या होगा, उसका इफेक्ट जो है शरीर पे पड़ता है, फिजिकल बॉडी पे। अब योगा में जो योगी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राणिक बॉडी में ही देख लेते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। देखो सारी प्रॉब्लम जो है प्राणिक बॉडी, सारी जो बीमारियां हैं वो प्राणिक बॉडी से शुरू होती है। पहले मेंटल बॉडी, प्राणिक बॉडी और फिर फिजिकल बॉडी। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इससे आपको मेंटल बॉडी में और प्राणिक बॉडी में फायदा होता है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, कपालभाति, ये सब करने से क्या होता है, देखो ये सब रेगुलर आपको करना है और कई महीनों तक करना है। ठीक है, अगर आप करते रहेंगे तो आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है, प्राणिक नाड़ी की शुद्धि होगी, तब आपका कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपके शरीर के दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो योगा में भी अलग अलग प्रकार की योगा है, चक्रा योगा है, चक्रा बैलेंसिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप लोगों को जरूरत है तो चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर एक वर्कशॉप 2-3 दिन का मैं ले सकता हूँ। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, चक्रा में जो एनर्जी है वो अनबैलेंस है, तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं, उसका वर्कशॉप ले सकते हैं। फिर दूसरा होता है योग निद्रा। योग निद्रा से आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो सकता है, आपके एंजाइटी में, स्ट्रेस में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, योग निद्रा। फिर मंत्र योग है, मंत्र योग में मंत्र के माध्यम से आप पूरे शरीर को, फिर साउंड थेरेपी भी होती है, और साउंड थेरेपी जिसको बोलते हैं ऑडियो थेरेपी। ऐसे बहुत सारे योगा थेरेपी सेशंस का हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, वर्कशॉप, और उसको कर सकते हैं। लेकिन देखो ये सारे जो मैंने योगा सेशंस लिए हैं, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि योगा सेशन, देखो मैं जो योगा सिखा रहा हूँ और जो भी सिखाऊंगा वो सीरियस योगा जो करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में 88 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन अटेंड सिर्फ 10-12 लोग ही करते हैं। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? बस हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक्स एवरीवन। आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। ठीक है,
कुछ तो बोलिए। हाँ चलो थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। हाँ नेक्स्ट सेशन में आप लोग बताइए आपको कौन सा सेशन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन सीरियस लोगों के लिए, जो रियली सीरियसली इंटरेस्टेड है। और अब की बार जो है आमने सामने करेंगे, हाँ ऑनलाइन नहीं बैच से करेंगे। वो अगली ज्यादा बार बेटर रहेगा। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग आमने सामने करें। ठीक है, थैंक यू।